हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JSK माइंड एजुकेशनल क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने सेल बायोलॉजी के पार्ट फर्स्ट में सेल से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में अध्ययन किया था। इस क्लास में हम सेल बायोलॉजी में सेल से रिलेटेड कुछ और टॉपिक का अध्ययन करेंगे, उनके बारे में कुछ डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? बेसिकली न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनसे मिलकर बना होता है न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या होता है, ये बेसिक एलिमेंट होते हैं, इससे कंसिस्ट होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के टाइप है डीएनए और आरएनए। कितने टाइप का होता है? डीएनए और आरएनए 2 टाइप का होता है। अब पहले पढ़ते हैं हम डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का फुल फॉर्म है। डीएनए किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है डीएनए। इसमें जो डीएनए है तो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड ये एक मॉलिक्यूल होता है, वो एक पेंटोस शर्करा से फास्फोरिक एसिड से और 1 नाइट्रोजन बेस से मिलके बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड। अब इन न्यूक्लियोटाइड आपस में कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। तो बेसिकली एग्जाम में ये से पूछा जाता है कि डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, कौन सी शुगर होती है? तो पेंटोस जो शुगर होती है वो डीएनए में होती है। नेक्स्ट है डीएनए मॉडल किसने दिया था? डीएनए मॉडल गिवन बाय वॉटसन और क्रिक ने दिया था। इसके अनुसार, इस मॉडल के अनुसार जो डीएनए है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन किया गया था। डीएनए की कैसी स्ट्रक्चर होती है? डबल हेलिक्स होती है, डबल स्टैंडर्ड होती है, ये बताया गया था। दूसरा है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है नाइट्रोजन बेस। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं उनके बारे में। प्यूरिन और पिरिमिडिन 2 प्रकार के क्षारक होते हैं। तो प्यूरिन में है एडेनिन और ग्वानिन होता है। प्यूरिन में क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन 2 प्रकार के नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं। और पायरिमिडिन में भी 2 प्रकार के थायमिन और साइटोसिन होते हैं। आपस में ये जुड़े हुए होते हैं। एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ा हुआ होता है AT, ये डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो बेसिकली ये जो डबल बॉन्ड होता है वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और GC ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ा हुआ होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो बेसिकली ऐसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, डीएनए में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है? वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये बेसिकली पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए के क्या फंक्शन है? बेसिक मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटरी है, आनुवंशिकता की बेसिक मॉलिक्यूल है। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करता है। जीन मेड बाय डीएनए, डीएनए के द्वारा बने हुए होते हैं जीन। जो जीन होते हैं वो डीएनए के द्वारा बने हुए होते हैं। आरएनए फॉर्मेशन में डीएनए का रोल है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा पैटर्निटी आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो ये इसके बेसिक फंक्शन है और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, तो इनको याद रखना है। नेक्स्ट है राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड का सेकंड टाइप है राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसको आरएनए बोलते हैं। इसमें कौन सी शर्करा होती है? राइबो शर्करा। ये दोनों में अंतर करने के लिए भी है कि राइबो शर्करा आरएनए में पाई जाती है जबकि पेंटो शर्करा डीएनए में पाई जाती है। इसमें दूसरा अंतर ये है कि जो आरएनए होता है उसमें नाइट्रोजन बेस है, वो कौन सा नाइट्रोजन बेस अब्सेंट होता है? थाइमिन अब्सेंट होता है। ये भी पूछा जाता है, नाइट्रोजन बेस थाइमिन अब्सेंट होता है, उसके जगह यूरेसिल होता है। तो उसमें जो डीएनए होता है उसमें ए के साथ एडेनिन के साथ थाइमिन था, तो इसमें थाइमिन की जगह क्या होगा? डबल बॉन्ड के साथ यूरेसिल होगा। ए डबल बॉन्ड यू, यूरेसिल पाया जाता है। ये यूरेसिल नाइट्रोजन बेस फाउंड इन द आरएनए। ये भी अंतर हो गया दोनों में। दूसरा है इसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी डीएनए की डबल स्टैंडर्ड थी, डबल हेलिक्स थी, तो इसकी स्ट्रक्चर है वो सिंगल स्टैंडर्ड है इसकी स्ट्रक्चर आरएनए की। अब नेक्स्ट है आरएनए के टाइप। आरएनए 3 प्रकार का होता है। पहला है mRNA, मैसेंजर आरएनए जिसको बोलते हैं। इसका क्या काम है वो याद रखना है। ये बेसिकली जो आरएनए के जो टाइप्स होते हैं उनका जो काम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में किसी न किसी तरह से रोल होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में इनका रोल होता है। तो ये क्या करता है? mRNA का क्या काम है? ये है
कैरीज द कोड ऑफ स्पेसिफिक एमिनो एसिड, जो एमिनो एसिड के कोड है उनको कैरी करता है। कहाँ से कैरी करता है, इसमें याद रखना है कि साइटोप्लाज्म से फ्रॉम डीएनए टू साइटोप्लाज्म तक कोड को स्पेसिफिक एमिनो एसिड के सीक्वेंसेस को क्या करता है, उनके कोड को कैरी करता है उनको। फिर है इनके कोड को कैरी करता है डीएनए टू साइटोप्लाज्म। इट फॉर्म्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट्स के ट्रांसक्रिप्शन से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है आरआरएनए। क्या होता है आरआरएनए, इसको नेक्स्ट वाला है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं। इसका क्या काम है, वर्क देखो, इसका वर्क है कैरीज द एमिनो एसिड ग्रुप साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। वो जो है मैसेंजर आरएनए वो डीएनए टू साइटोप्लाज्म तक कैरी करता था, लेकिन इसमें क्या एमिनो एसिड है वो साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम तक कैरी करता है और फिर प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। नेक्स्ट है राइबोसोमल आरएनए, उसको आरआरएनए भी कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए को आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए फाउंड विद इन द राइबोसोम के अंदर पाया जाता है और राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो आरएनए है उसका कुल मिला के काम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में ही होता है। उनके तीनों टाइप्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन कुल मिला के प्रोटीन सिंथेसिस में इनका रोल होता है। तो आरआरएनए है, उसके बारे में अपन ने पहले भी अध्ययन किया कि आरआरएनए है वो राइबोसोम का निर्माण करता है, जो पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, कोलिकर ने इन्हें सर्वप्रथम कीटों की रेखित पेशी में खोजा था। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। इसमें आगे उसके और थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है उसको कोलिकल ने सर्वप्रथम कीटों की रेखित पेशी, जो रेखित पेशी है उनमें इसको खोजा था कोलिकर ने। फिर है इसका खोज का श्रेय किसने दिया, इसके खोज का श्रेय अल्टमान को दिया जाता है और फ्लेमिंग को दिया जाता है। खोज का श्रेय अल्टमान और फ्लेमिंग को दिया जाता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो सी बेंडा ने दिया था। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और आगे है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड होता है। उसकी जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो स्मूथ होती है, चिकनी होती है, एंड इंटरनल लेयर के फोल्ड होते हैं। जो इंटरनल लेयर होती है उसके फोल्ड होते हैं, उन फोल्ड को क्रिस्टी बोलते हैं। अब इन क्रिस्टी के बीच में स्पेस होता है, उनमें फ्लूइड फील्ड होता है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ये याद रखना है, जो उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स है। आगे देखिए कि माइक्रो पार्टिकल्स इसमें कुछ माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जो क्रिस्टी है उनकी सरफेस पे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। सम माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ 85 एंगस्ट्रॉन आर फाउंड इन द सरफेस ऑफ क्रिस्टी विच कॉल्ड F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम। उनको ऑक्सीसोम कहते हैं और F1 पार्टिकल भी कहते हैं। F1 पार्टिकल कहते हैं, ऑक्सीसोम ये इंपॉर्टेंट है। इनका क्या काम होता है, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम आर प्रेजेंट इन दीज ऑक्सीसोम। इसमें ऑक्सीसोम में एटीपी सिंथेसिस वाले एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट है फंक्शन। फिर है फंक्शंस। सेल रेस्पिरेशन में इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का आपको अपने को पता है कि पिछली क्लास में बताया, सेलुलर रेस्पिरेशन में इसका फंक्शन होता है और इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सर्वप्रथम केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट है आगे देखिए, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सुगठित केंद्रित पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक यहाँ पे अस्पष्ट लिखा हुआ है। क्या है, अस्पष्ट। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें जो केंद्रक होता है अस्पष्ट होता है, जबकि यूकेरियोटिक में सुगठित होता है। तो ये दो, और केंद्रक होता है वो झिल्लीविहीन होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती, इसलिए उसके जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाला केंद्रक होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाली इंपॉर्टेंट बात है कि लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक कभी नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाएं होती है उनमें आरबीसीज होती है, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। एंजियोस्पर्म जो पादप होती है उनके चालनी नलिकाओं में भी केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे आगे सेल डिवीज़न क्या होता है। सेल डिवीज़न वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, डिटेल में इसको हम नेक्स्ट कभी कोई क्लास लेंगे
कोई क्लास लेंगे सेल डिवीज़न से रिलेटेड, एक अलग ही क्लास लेंगे, उसमें पूरा सेल डिवीज़न के बारे में बताएंगे। लेकिन बेसिकली मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूँ। सेल डिवीज़न दो प्रकार का होता है। पहला है, आपको पता है, माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, उसको समसूत्री विभाजन बोलते हैं, सोमेटिक डिवीजन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो माइटोसिस होता है उसमें जो डॉटर सेल होती है, पुत्री कोशिकाएं होती है, उनमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, जो कि पैटर्नल जो सेल होती है उनके सेम होता है। इसमें दो मेजर भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला है इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है इंटरफेज में? इंटरफेज में डीएनए रिप्लिकेशन एंड ग्रोथ होता है। तो डीएनए रिप्लिकेशन होता है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिल्स, जो सेल के ऑर्गेनिल्स होते हैं उनका ग्रोथ होता है। तो पहला है, इसमें इंटरफेज को भी 3 सब टाइप में बांटा गया है। पहला है जीवन फेज। जीवन फेज में क्या होता है, सेल ऑर्गेनिल्स का रिप्लिकेशन। सेल ऑर्गेनिल्स जो सेल के अंदर जो कोशिकांग होते हैं उनका कॉपी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है बी, उसका बी वाला एस पेज है। इंटरफेज का सेकंड टाइप है एस पेज। एस पेज में क्या होता है, डीएनए की कॉपी बनती है। एस पेज में क्या होता है, डीएनए की कॉपी बनती है। और जी2 फेज में, जी2 फेज है तीसरी, तो उसमें एंजाइम एंड प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये जो तीनों फेज है वो मियोसिस में भी सेम ही होती है। नेक्स्ट है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज क्या होती है, माइटोटिक फेज सेकंड है माइटोसिस में। माइटोटिक फेज इसके 4 सब टाइप में बांटा गया है। इसमें पहला है प्रोफेज। अब प्रोफेज में होता क्या है, क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स स्टेन मोर डेंसली एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और डिसिपेरेट होती है, और क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स ज़्यादा रंगीन होते हैं और घनत्व उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ती है। ये प्रोफेज फर्स्ट में होता है। नेक्स्ट है मेटाफेज। मेटाफेज में होता क्या है, मेटाफेज में क्रोमोसोम अरेंज इक्वेटोरियल प्लेन मिडवे बिटवीन द 2 सेंट्रियोल। इसमें क्या होता है, जैसे ये है सेल है, इसमें ये दोनों सेंट्रियोल है, उनके इक्वल प्लेन में उनके मिडवे पे ये इक्वल प्लेन हो गया। यहाँ पे ये क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करते हैं, ऐसी स्थिति होती है ये वाली मेटाफेज में। फिर एनाफेज में क्या होता है, द क्रोमेटिड्स डाइवर्ज एंड मूव टुवार्ड्स ऑपोजिट पोल। इसमें ऑपोजिट पोल की तरफ क्रोमेटिड चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों की तरफ क्रोमेटिड चले जाते हैं। ये यहाँ आ गया क्रोमेटिड, और इसमें यहाँ आ जाता है, ऐसे एक दूसरे के ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाता है। टीलोफेज में वापस क्या होता है, क्रोमोसोम अगेन बिकम इनटू क्रोमेटिन फॉर्म एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर हो जाती है। तो ये क्या होती है, उसकी जस्ट उल्टी होती है, जो फर्स्ट फेज होती है प्रोफेज की, उसकी जस्ट। फिर मियोसिस है। मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। एक बात बता दूं, जो मियोसिस होता है वो रिप्रोडक्टिव फेज में होता है, तो इसको रिप्रोडक्टिव डिवीजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है कि डिप्लॉइड जो सेल होती है, इसमें जो डॉटर सेल होती है वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। उसमें जो डॉटर सेल में जो पैटर्निटी सेल के जो क्रोमोसोम होते हैं उनसे हैप्लॉइड नंबर होता है। ये कब होती है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है ना, उसके टाइम होती है। तो गैमेट तो रिप्रोडक्टिव फेज में होते हैं, तो इसको रिप्रोडक्टिव डिवीजन भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव डिवीजन। तो मियोसिस को, अब मियोसिस में फर्स्ट 2 भागों में बांटा गया है मियोसिस को। उस जैसे माइटोसिस को 2 भागों में बांटा था, उसमें मियोसिस को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, एक्चुअली मियोसिस फर्स्ट में जो फ्रॉम सेल ऑफ डिप्लॉइड, जो डिप्लॉइड सेल होती है 2n क्रोमोसोम टू सेल ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, जैसे ये डिप्लॉइड सेल है 2n से क्या होता है nn हैप्लॉइड क्रोमोसोम बनते हैं। ये हो गई मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस सेकंड में क्या होता है, मियोसिस सेकंड में क्या हो गया, मियोसिस सेकंड में इसमें क्या होता है, द डिप्लॉइड सेल डिवाइड टू 4 हैप्लॉइड सेल। इसमें जो हैप्लॉइड सेल होती है, जो 2 हैप्लॉइड सेल बनी थी, ये 2 हैप्लॉइड सेल बनी थी, तो इनसे 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएगी, 4 हैप्लॉइड सेल ऐसे होता है। ये हो गया। तो ध्यान रखना ये है कि जो मियोसिस होता है वो अर्धसूत्री विभाजन है, उसमें जो डॉटर सेल में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और ये क्या होता है, जो गैमेट फॉर्मेशन वाली अवस्था होती है उसमें बनता है, उसमें होता है मियोसिस। तो उसमें क्या होता है, जो गैमेट फीमेल में होता है वो ओवम का निर्माण होता है इस विभाजन के द्वारा, और मेल में होता है 4 स्पर्म का निर्माण होता है, और फीमेल में 1 ओवम का निर्माण होता है। ये था विभाजन, जो सेल डिवीज़न है उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। डिटेल में कभी कोई क्लास लेंगे उसमें पूरा डिटेल में बताएंगे कैसे सेल डिवीज़न होता है।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।